हाँ, आज हम आप अध्ययन करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम किन बिंदुओं का, किन चैप्टर्स का, किस तरह की बातों का अध्ययन करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत आज हम इस पर अध्ययन करेंगे और मेरे वीडियो का यही विषय रहेगा। आप देख रहे हैं कि राज्य एक अभिकर्ता के रूप में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो दुनिया के जो तमाम देश हैं उन देशों के मध्य जो आपस में विचारों का आदान प्रदान या इसके अलावा जो भी एक्शंस रिएक्शंस होते हैं उन सभी का अध्ययन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। तो पता ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अभिकर्ता हैं, जो एक्टर्स हैं, वो स्टेट है। स्टेट मीन्स, क्योंकि राजनीति विज्ञान में देशों को हम राज्य कहते हैं, तो विविध देशों का अध्ययन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो उनकी विदेश नीतियां हैं, किस तरीके से विदेश नीतियों के माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और इसमें भी खास करके हम लोगों को ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमें प्रभावशाली देशों की विदेश नीतियों का और उनकी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन करना है। तो आप देखें ये जो स्कोप के अंतर्गत जो विविध देशों की विदेश नीतियां हैं, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और इसके अलावा किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारे अध्ययन का विषय ये है कि शक्ति के अध्ययन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसा मैंने पूर्व के अपने लेक्चर्स में आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 प्रभावशाली तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है राष्ट्रीय हित, दूसरा होता है संघर्ष और तीसरा होता है शक्ति। तो आप देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन तीनों तत्वों के आसपास सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो शक्ति। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य होता है, संघर्ष उसकी स्थिति होती है और शक्ति उसका साधन होता है, मीन्स होता है। कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किसी भी देश को अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है तो जाहिर है उसे शक्तिशाली बनना होगा। कमजोर की आवाज को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि इसके स्कोप के अंतर्गत हम खास करके शक्ति नामक तत्व का और दुनिया के कौन से शक्तिशाली देश हैं, कौन कितना शक्तिशाली है, वहाँ हम बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसकी विषय वस्तु में, इसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी आता है। स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा महत्व है राजनीतिक संगठनों का। राजनीतिक संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशंस पहले हुआ करता था। तो आप देखें जो तमाम तरह के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, या इवन आप देखें जो G20 है जिसकी मीटिंग अभी कुछ समय पहले हुई थी, तो इस तरह के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हालांकि इन ग्रुप्स के पीछे कुछ न कुछ आर्थिक निहितार्थ भी है। नेक्स्ट आप देखें कि तमाम तरह के आर्थिक संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंकटाड है, इस तरह के बहुत सारे फाइनेंशियल संगठनों का अध्ययन, जो आर्थिक संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अब आप देखें जो मिलिट्री के भी बहुत सारे संगठन है ना, जो हम लोगों ने पीछे इस पर डिस्कस किया था, जैसे नाटो, सीटू, सेंटो, वर्साई पैक्ट, है ना, ये बहुत सारे संगठन हैं। इनको हम जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे सांस्कृतिक संगठन हैं जो संस्कृति के संवर्धन के लिए काम करते हैं, तो
उसमें आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बहुत सारे इसके अभिकरण हैं, है ना, जो यूनेस्को है ना, उसका है। इसके अलावा आप देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, और विभिन्न देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की छत्र छाया में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। तो आप देखें इसमें कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा आप देखें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका भी अध्ययन किया जाता है। रीजनल में जैसे आपका एशियाड है, सार्क है ना, नाफ्टा है, इस तरह के बहुत सारे जो संगठन हैं रीजनल, उनका अध्ययन जो है वो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि विदेश नीतियों के निर्माण का अध्ययन या विदेश नीतियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीतियां प्रमुख आधार है। इसीलिए जो फेलिक्स ग्रॉस नामक विद्वान है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इट इज अ मेयर स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? केवल विदेश नीतियों का अध्ययन है। क्योंकि विदेश नीतियों के माध्यम से ही प्रत्येक देश अपनी परराष्ट्र नीति को आगे बढ़ाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि किसी भी विदेश नीति का निर्माण किन आधार पर हुआ है, वो कौन से आधारभूत तत्व हैं जिनके आधार पर यूएस फॉरेन पॉलिसी बनी है, रसिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी किन तथ्यों को दृष्टि में रख करके बनाई है, या इवन भारत की हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के पीछे आधारभूत तत्व कौन से हैं। तो ये विदेश नीतियों के निर्माण का अध्ययन, विदेश नीतियों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट आप देखें शक्ति संतुलन। दुनिया में कुछ बहुत ताकतवर देश हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ देश कमजोर हैं, कुछ मध्यम लेवल के हैं। तो इस तरह से आप देखें कि शक्ति संतुलन में ये देखा जाता है कि कोई देश बहुत अधिक ताकतवर न हो जाए या कुछ देश बहुत ज़्यादा कमजोर न हो जाए। आप देखें कि बाकायदे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के निशस्त्रीकरण को लेकर सम्मेलन होते रहते हैं, अनेक तरह की संधियां होती रहती हैं, है ना। पता लगा कि पीछे एक सीटीबीटी संधि हुई थी जिसमें दुनिया की जो महाशक्तियां हैं और जो परमाणु टेक्नोलॉजी से लैस राष्ट्र हैं उन्होंने ये तय किया था कि अब जो 5 और 6 राष्ट्रों के पास परमाणु टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी है, अन्य राष्ट्रों के पास ये टेक्नोलॉजी ना हो, इसके लिए समग्र परमाणु निषेध संधि, जिसको सीटीबीटी कहा जाता है, सीटीबीटी का निर्माण किया था। तो इसके पीछे आधार यही है, क्योंकि जब शक्ति संतुलन नहीं रहता है दुनिया में तो ऐसी कंडीशन में युद्ध होते हैं, है ना। तो शक्ति संतुलन को बैलेंस करना ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की विषय वस्तु है। नेक्स्ट आप देखें विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर। विश्व व्यवस्था बदलती रहती है। आप देखें एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व में ब्रिटेन की तूती बोलती थी, यानी ब्रिटेन एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी की बात मानी जाती थी, यानी दुनिया उस समय एक ध्रुवी थी, यूनिपोलर वर्ल्ड था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं कि बाकायदे 2 महाशक्तियां अस्तित्व में आई। एक था साम्यवादी गुट का अगुआ जो है सोवियत संघ, सोवियत संघ जो आज रूस है, और दूसरी तरफ था पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो विश्व व्यवस्था में उस समय दुनिया बाइपोलर थी, यानी 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय उसके बाद 90 के दशक में सोवियत संघ का पराभव हम देखते हैं, और उसके बाद फिर दुनिया यूनिपोलर हो जाती है। पता लगा अमेरिका की तूती बोलने लगती है,
और वहाँ वो एज ए चौधरी वर्क करने लगता है। तो यहाँ आप देखें, और उसी के आधार पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उस समय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। कहा उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से अभिप्राय ये था कि नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका चौधरी होगा, हमारी बात मानी जाएगी, और अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि कहाँ पर लोकतंत्र सफल है और कहाँ पर असफल है, और इसके अलावा मानव अधिकारों का की भी देखभाल करेगा। तो इस तरह से आप देखें कि विश्व व्यवस्था का अध्ययन भी इसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, जिस तरह किसी देश के अंदर राष्ट्रीय कानून होते हैं, इनका निर्माण हमारी संसद करती है, और इसके अलावा हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो भी कानून है। तो इस तरह आप देखें कि देश के अंदर जो विविध नागरिक हैं, विविध संगठन हैं, वो अपने राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर संचालित होते हैं। इसी तरह दुनिया के देशों को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का होना बहुत ही जरूरी है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हॉलैंड के हेग नगर में स्थित है ना। हॉलैंड का नाम बदलकर नीदरलैंड हो गया, तो नीदरलैंड के हेग नगर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, जो कि सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन दुनिया के तमाम देश सुनिश्चित करें। नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि बाकायदे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विविध सिद्धांतों का अध्ययन। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको जानने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया है। आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, इसके अलावा आप देखते हैं व्यवस्था सिद्धांत है ना। तो ये बहुत सारे, खेल का सिद्धांत है, संचार सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक दृष्टि मिलती है, एक विजन मिलता है। तो इस तरह आप देखें, जैसे हम लोग देखते हैं यथार्थवाद, उसका जनक मॉर्गनथाउ है। हालांकि उससे पहले बहुत सारे सिद्धांतकारों ने यथार्थवाद को आगे बढ़ाया, लेकिन उसका जो वास्तविक जन्मदाता है यथार्थवाद का, वो हांस जे मॉर्गनथाउ है, जिसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, राष्ट्रों के मध्य राजनीति के द्वारा बाकायदे यथार्थवादी सिद्धांत को गढ़ा। तो इस तरह आप देखें, इसके अलावा मॉर्टन कैप्लान का जो व्यवस्था सिद्धांत है, तो उसको हमें अध्ययन करना होगा। तो बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, खेल सिद्धांत, संचार सिद्धांत और नीति निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो आप देखें ये तमाम सिद्धांतों का अध्ययन भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र और स्कोप के अंतर्गत आता है। आज इतना ही, अगले लेक्चर में हम दूसरी बातें डिस्कस करेंगे।